चलिए, तो वेलकम टू 11 साइंस। साइंस में आ गए आप लोग। एडमिशन भले नहीं हुआ होगा, लेकिन ये तो पक्का है कि हमको साइंस में लेना है एडमिशन। ठीक, क्या जानते हो साइंस के बारे में? क्या होता है साइंस? क्या पढ़ते हैं हम लोग साइंस के बारे में? साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं? 10th स्टैंडर्ड तक साइंस पढ़ा तो क्या पढ़ते थे उसमें? अरे फर्स्ट से लेके 10th तक साइंस पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते थे उसमें? साइंस क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। साइंस क्या चीज़ है? साइंस क्या है? आप लोगों ने तो पॉल साइंस भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस, ये भी साइंस भी तो पढ़ा है ना। तो साइंस होता क्या है? साइंस बोलते किसको? नहीं आइडिया? साइंस बेसिकली किसी भी सिस्टमैटिक स्टडी को कहते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे, सिस्टमैटिकली मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करेंगे, तो हम लोग उसको साइंस बोलेंगे। अगर हम लोग लिविंग थिंग्स की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। अगर हम केमिकल्स की, केमिकल रिएक्शंस की, उसके कंपाउंड्स की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। अगर हम ऑप्टिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स की और हमारा मैकेनिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम लोग बोलेंगे ये फिज़िक्स है। अगर हम पॉलिटिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ये पॉलिटिकल साइंस है। समझ आया? तो साइंस क्या होता है? किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी, उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। समझ आया? ठीक है ना। तो जिस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ठीक है, चलो अब साइंस में जो ब्रांचेस आपको पढ़नी है वो कौन कौन सी है? तो साइंस में आपको मेजर सब्जेक्ट्स क्या पढ़ने हैं, जो यहाँ पर आपको पढ़ाए भी जाएंगे, वो ये है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप बोलेंगे मैथ्स, तो मैथ्स साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स आर्ट्स का सब्जेक्ट, समझे? लेकिन उसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि उसको साइंस में इंक्लूड कर दिया गया है, वरना बेसिकली जो आपका मैथ्स होता है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अच्छा, मैथ होता है कि मैथ्स होता है? बोलो, ये भी क्लियर कर दूं, मैथ होता है या मैथ्स होता है? सही क्या है? मैथ सही है या मैथ सही है? बोलो बोलो, तुम क्या बोलते आए हो अब तक? मैथ्स बोलते आए हो। ठीक, तो बेसिकली सही तो दोनों है, सिर्फ इंग्लिश के वर्जन का डिफरेंस है। इंग्लिश के कई सारे वर्जन हैं, एक इंग्लैंड का वर्जन है, एक अमेरिका का वर्जन है, एक ऑस्ट्रेलिया का वर्जन है। तो जो अपना इंग्लैंड का वर्जन है उसमें मैथ कहते हैं, और जो अमेरिका का वर्जन है उसको क्या, उसमें क्या कहते हैं? मैथ्स कहते हैं। तो इंडिया का कौन सा वर्जन है? तो इंडिया का वर्जन वो है जो इंग्लैंड का वर्जन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पे राज करके गए तो हमने उनसे इंग्लिश सीखी, इस वजह से हम क्या बोलना चाहिए? मैथ। समझा? ठीक है ना। चलो, तो मैथमेटिक्स जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, हम यहाँ पर थे, लेकिन उसके एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हो गए साइंस में कि हमने उसको साइंस में इंक्लूड कर लिया। अगर कोई बच्चा मेडिकल करता है और वो मैथ्स को ड्रॉप करता है तो मैथ्स के जगह पर उसको कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट मिलता है, उसको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है या सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। समझ आ गया? आर्ट्स का सब्जेक्ट क्यों मिल रहा है? आर्ट्स के बदले आर्ट्स का सब्जेक्ट मिलता है, ऐसा है। समझा? ठीक है ना। चलो, तो ये तुम्हारे पास ये मेन ब्रांचेस हैं जिसकी आप लोगों को स्टडी करनी होगी साइंस में आने के बाद। साथ साथ में आपके पास इंग्लिश क्या होगी? कंपलसरी लैंग्वेज। ये आपको कंपलसरीली पढ़ना है, इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज। इसके अलावा, इन सब्जेक्ट्स के अलावा, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के बाद आपको कोई और लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, पाली लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जगह पर आईटी भी हो सकता है, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये भी हो सकता है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो रहे हैं? PCMB, अगर वो ड्रॉप नहीं किया तो PCMB,
एक इंग्लिश और कोई एक लैंग्वेज, समझा? ठीक है ना, इस तरीके से तो ये चलेगा। मैथ्स ड्रॉप कर दिया तो उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, कोई भी एक क्या करते हैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है ये 200 मार्क्स का होता है, यानी क्या, ये अकेला 2 सब्जेक्ट्स के बराबर हुआ। तो क्या होता है उन लोगों के केस में, उन लोगों के केस में बायोलॉजी नहीं होता और उन लोगों के केस में ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, समझे? तो ये 200 मार्क्स के जो है वो यहाँ एक सब्जेक्ट होता है उनका, समझा? इसमें फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और 100 मार्क्स का क्या होता है, थ्योरी होता है। 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर है और 100 मार्क्स का क्या, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में अगर कॉलेज के टीचर के साथ आप अच्छे हैं तो आपको पूरे 100 में से 100 मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप हिंदी में कितना भी अच्छा पेपर लिख लो, कभी 100 आपको मिलने नहीं है। तो बायोलॉजी कितना भी अच्छा कर लो तुम, कभी 100 में से 100 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बच्चों का परसेंटेज बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स आपको बता दिए मैंने जो आपको पढ़ने हैं साइंस में। तो कौन कौन सा पढ़ना है साइंस में? फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो, तो अब मैं इसकी सब ब्रांचेस थोड़ी सी बताता हूँ आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आप साइंस लेते हैं तो आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायोलॉजी है और आपके पास क्या है, मैथ्स है, ठीक है। अब या तो बायो भी छोड़ सकते हैं या तो मैथ्स भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स में बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी, जैसे कुछ अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मॉडर्न फिजिक्स है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री में 3 मेजर ब्रांचेज आपको पढ़नी है। कौन कौन सी 3? एक होगी फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है? 3। कौन कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर क्या है, फिजिक्स में मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। बायोलॉजी में कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं? 2 चीज़ें। कौन कौन सा? एक होता है बॉटनी, एक क्या होता है, जूलॉजी। एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका मैथ्स है, मैथ्स में तो कई ब्रांचेस है, जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस आपको पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, समझे, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक कुछ ब्रांचेस आपको मैंने बता दिया। शुरुआत में आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना होगा? मैकेनिक्स पढ़ना होगा, समझा? क्लियर हो गया? तो क्या क्या चीज़ें समझ में आई अब तक बताओ? साइंस क्या चीज़ है, बोलो? साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी। मैं बड़ा सा 3-4 लाइन का डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ, लेकिन मतलब क्या है, मतलब समझ में आना चाहिए बस, वो तो एग्जाम में लिखना नहीं अपने को। तो उसका मतलब क्या है साइंस का, बोलो? सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज़ की हम लोग क्या करेंगे, अगर सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, सिस्टमैटिक स्टडी है मतलब साइंस है, ठीक। साइंस में मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी बताओ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है ना। अब उसके बाद जो जैसे सिलेक्शन होगा बच्चों का उस हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे पीसीएम कोई सिलेक्ट कर लेता है जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, पीसीबी वो सिलेक्ट कर लेता है जो मेडिकल करना चाहता है, समझे। कुछ बच्चों का डाइस ही होता है कि अभी मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, क्लियर नहीं है, तो वो क्या सिलेक्ट करता है? पीसीएम भी सिलेक्ट कर लेता है, समझा? क्लियर हो गया? ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब किसी को फार्मेसी करना है, वो क्या करेगा? फार्मेसी करने वाला क्या करेगा? तो फार्मेसी करने वाले के लिए उसको देना पड़ता है सीईटी, और सीईटी में दोनों एलिजिबल है। पीसीएम से भी जा सकते, पीसीबी से भी जा सकते, दोनों एलिजिबल है, समझे। तो दोनों में से कोई एक ग्रुप भी ले लिया तो भी चल जाएगा, 4 सब्जेक्ट भी ले लिए तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, अब ये तुमको समझा दिया मैंने। आगे की सब ब्रांचेस तो आप सीखते जाएंगे। अब जो है हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम साइंस में करते क्या है, हम काम कैसे करते हैं साइंस में, तो वो आपको मैं समझाता हूँ। आइए, तो कुछ बेसिक चीज़ें हमको समझ में आ गई कि अब जो है स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम जो है साइंस में काम करते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम पूरे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो ना कर पाएँ, लेकिन स्टेप्स तो यही होते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप जो होता है साइंस में वो होता है ऑब्जर्वेशन। क्या स्टेप होता है? ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सब अपना हाथ ऐसे करो, ऐसे, फिर ऐसे करो,
क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक फिनोमेना है। क्या बोलेंगे इसको, ये एक फिनोमेना है कि अगर हैंड्स को रब करेंगे तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। ये एक फिनोमेना है, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। हमने रेनबो देखा, हाँ बारिश के बाद रेनबो नज़र आता है, ये क्या है, एक फिनोमेना है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। ऐसे कई सारे फिनोमेना है। बताओ कौन कौन से फिनोमेना तुम ऑब्जर्व किए हो, बोलो, घबराने का नहीं, बोलो, कोई तो फिनोमेना ऑब्जर्व किए होंगे। ये एक फिनोमेना है, आपने रेनबो देख लिया, वो एक फिनोमेना है। क्या, और बहुत सारे फिनोमेना है। जो फिनोमेना का मतलब होता है हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है वो फिनोमेना है। ये भी तो फिनोमेना है। इसको ऐसे ड्रॉप कर दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स फिनोमेना है। समझा, क्लियर हो गया। तो फिनोमेना का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें हैं। समझे, ठीक है ना। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है वो फिनोमेना कहलाती। समझा, क्लियर हो गया। तो जैसे ग्रेविटेशन, ये ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना, ये फिनोमेना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से मैं पानी को, ग्लास से पानी को ऐसे 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 क्या करूँ, ग्लास को टेढ़ा कर दूँ तो पानी नीचे गिरेगा, ये भी एक फिनोमेना है। समझा, पानी ऊपर भी तो जा सकता था, ऊपर नहीं जाता। पानी कहाँ जाता है, नीचे जाता है, फिनोमेना है। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है वो क्या है, फिनोमेना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट होता है, आप जब साइंस में एडमिशन लेते हैं तो आप एक जूनियर साइंटिस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप समझ लो, समझे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट जो होता है ना, उसकी नज़र बहुत तीखी होती है। तीखी नज़र का मतलब होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। एक साइंटिस्ट की खास बात क्या होती है, वो क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। न्यूटन ने क्या देख लिया था, पेड़ के नीचे बैठा क्या देख लिया था, पढ़ा ना चैप्टर में, सेब उसके सर पे गिर गया। उसने क्या सोच लिया, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उसके बेसिस पे उसने एक्सप्लेन कर लिया कि जो अपना प्लानिटरी सिस्टम में जो प्लैनेट्स घूमते हैं उसका रीज़न भी ग्रेविटेशन है। हम बोलेंगे इससे कहाँ रिलेट कर दिया, मैं लॉजिक समझाऊंगा जब मैं ग्रेविटेशन में आऊँगा। समझे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बिजली होती है, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। थंडर ऑब्जर्वेशन है हमारा, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। तो किसको ऑब्जर्व करते हैं, फिनोमेनास को। फिनोमेना का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको क्या बोलते हैं, फिनोमेना बोलते हैं। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड जो स्टेप होता है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक एक्चुअल साइंटिस्ट यही करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या कराते हैं, स्कूल्स में अक्सर देखा है मैंने, जैसे चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10th में पढ़ाते हैं। उसमें पढ़ाते हैं ओम्स लॉ पढ़ाते हैं। ओम्स लॉ पढ़ाते हैं, मतलब आप समझ लो स्टार्टिंग में नहीं होता वो चैप्टर कभी भी, वो केमिस्ट्री के बाद ही होता है जनरली, है ना। बुक जो किताब होती है उसमें केमिस्ट्री के बाद ही क्या होता है, फिजिक्स जनरली रखते हैं। तो वो आपको पढ़ा दिया क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ पढ़ा दिया। जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ जून में, आपको पढ़ाया उन लोग ने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पढ़ाया। लेकिन जब प्रैक्टिकल्स कराने होते हैं ना, वो जून में ही करा देते हैं प्रैक्टिकल, या वो जो आपका लॉ आपने पढ़ाया उसके बाद कराते हैं वो प्रैक्टिकल। जबकि होना क्या चाहिए, ये आपने ऑब्जर्व किया और उसी के साथ में क्या हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। ये सीक्वेंस हम लोग जनरली फॉलो नहीं करते, समझ आ गया। जैसे आपको हीट के, आपको तो हुए ही नहीं एक्सपेरिमेंट, वरना जो आप लोग अगर नॉर्मल स्कूल डेज में होते तो आप लोग क्या करवाते हैं, हीट के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। हीट करके एक चैप्टर है तो उसके एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। स्पेसिफिक हीट निकालना, स्पेसिफिक हीट पता है क्या होता है, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलो, तो नए सिरे से सब स्टार्ट कर रहे हैं तो सब सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमको ऑब्जर्व कराई जाती है, जो पढ़ाई जाती है, वो हमको एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता, ये गड़बड़ है। लेकिन साइंटिफिक जो अप्रोच होता है हमारा, उसमें जो स्टेप्स को फॉलो करना है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्व करना। उसके बाद क्या करना, जो ऑब्जर्व किया उसको अपनी लैब में आके परफॉर्म करना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार बिजली होती है, थंडर हो रहा है। फिर उसने वही फिनोमेना आकर के कंट्रोल्ड मैनर में, मतलब जो उसके हाथ में हो, जो कंट्रोल्ड हो, जिसमें वो वेरिएशन कर पाए, कंट्रोल्ड मैनर में वही उसने अपनी लैब में ही परफॉर्म किया। समझे। तो साइंटिस्ट ऐसा ही होता है, पहले क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद क्या करता है, लैब में जाकर क्या करता है, वही चीज़ को कंट्रोल्ड मैनर में फिर से परफॉर्म करने की कोशिश करता है।
समझे? ये आपको बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है, सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो है रेनबो उसने देख लिया, साइंटिस्ट ने रेनबो देख लिया, तो रेनबो देखने के बाद वो वैसे ही रेनबो क्रिएट करने की कोशिश करता है। मैं आपको समझाऊंगा कि रेनबो का एक्चुअल रीज़न क्या होता है, क्यों रेनबो फॉर्म होता है। ये इसी साल है 11th स्टैंडर्ड में आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने कि जो साइंटिस्ट जो होगा उसके स्टेप्स में कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं रीजनिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीजनिंग करते हैं हम लोग। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो भी 10th के बाद डिप्लोमा कर लेंगे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक, और कुछ फ्रेंड्स होंगे जो क्या करेंगे, जैसे आप लोग हैं, आप लोग को भी साइंस में ले लिए। अगर आप उनके फिज़िक्स की किताब देखेंगे ना, कभी उनकी फ़िज़िक्स की किताब देखोगे तो उनको वही पढ़ना है जो तुमको पढ़ना है। हाँ, सेम पढ़ना आता है, चैप्टर सेम रहेंगे, और फिज़िक्स में कुछ अलग तो पढ़ाएगा नहीं, वही चैप्टर होगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा है, सिविल, मैकेनिकल, बाकी चीज़ें, और जो बच्चा साइंस कर रहा है, यानी आप लोग जैसे साइंस कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया फिर? उसको भी वही पढ़ना है, आपको भी वही पढ़ना है, डिफरेंस क्या है? आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अगर हम लोग इंजीनियरिंग और साइंस की बात करेंगे ना, इंजीनियरिंग एंड अगर हम लोग साइंस की बात करेंगे, तो दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है ना, ये होता है, ये इंजीनियरिंग है। लेकिन ये ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, ये साइंस है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फैन चलता है, यहाँ से ऐसी वाइंडिंग करो, वो वायर जोड़ो, ये क्या है? इंजीनियरिंग है। फैन चलता है। फैन क्यों चलता है? वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे होंगे, वो आकर के करंट उस पर टॉर्क लगा रहा होगा। समझ आ गया? क्यों होता है? ये साइंस है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो इंजीनियरिंग क्या है आसान भाषा में, ये होता है, और साइंस क्या है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसके पीछे की रीजनिंग करना। तो कोई भी थ्योरी, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं हम फिजिक्स में, तो कोई भी थ्योरी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग उसकी रीजनिंग होगी कि ये क्यों हो रहा है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है साइंस में आके? सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसी चीज़ को अपने लैब में आके एक्सपेरिमेंटेशन करवाना है, उसके बाद रीजनिंग करनी है। समझ आया? तो तीसरा स्टेप क्या होता है? रीजनिंग करनी होती है। क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो हर कोई अपनी अपनी क्या करता है, थ्योरी लाता है कि अच्छा ये ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता होगा, ये ऐसा होता होगा। समझे? जैसे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक कंपास को लेके जाओ, है ना, जिसमें नॉर्थ साउथ बना होता है ना, तो उस पर क्या करती है, वो डिफ्लेक्ट करती है। अर्थ के पास लेके जाओ, उधर लेके जाओ, डिफ्लेक्शन बताती है। इसका मतलब अर्थ की खुद की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आई कहाँ से? तो उसकी 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है, कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है, कोई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा है। समझ आया? ठीक है ना? तो तीसरा स्टेप क्या होगा? रीजनिंग करना। रीजन देंगे हमारी चीज़ का। समझा? रेनबो फॉर्म हो गया, क्यों हुआ? हैंड्स रब करने पे क्या हो गया? ये इधर हीट प्रोड्यूस हो गई, क्यों हो गई? समझ आया? क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, क्या हुआ, आगे की चीज़ें हैं वो समझाऊंगा मैं। यहाँ तक बात समझ में आई ना? ठीक, ओके। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? रीजनिंग। और चौथा स्टेप होगा, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। चौथा स्टेप क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब हमने चीज़ों को सीख लिया, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, रीजनिंग कर दी। अब अपने को क्या करना है? उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस को डिराइव करना है। समझे? तो हम चौथे स्टेप में क्या करेंगे? फॉर्मूलेस को डिराइव करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 10th स्टैंडर्ड में भी ग्रेविटेशन पढ़ लिया, एस्केप वेलोसिटी पढ़ ली। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी कैसे बच्चे पास हो गए हैं, देखो भी क्या बोलूँ, ऐसे बच्चे पास हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। फिर ये जो बोल रहे थे ना कि एग्ज़ाम कैंसिल कराओ, एग्ज़ाम कैंसिल कराओ, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल कराओ, बच्चों की जो लाइफ है वो स्टेक पे है, एग्ज़ाम कैंसिल कराओ, ठीक। मैं इसके कभी भी पूरी तरीके से फेवर में नहीं था। क्यों नहीं था? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आज के दौर में जब बच्चा, यानी इससे पहले के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स निकले हैं, जो बच्चे पूरी तरीके से अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करके 2 साल का 11th 12th साइंस कंप्लीट करके रेगुलर पढ़ करके जा रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल रहा था।
नहीं मिलता था जॉब, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता जॉब के लिए। जब ये बच्चे बिना एग्ज़ाम दिए जब वहाँ पहुँचेंगे तो क्या कंपनी वाले एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे इनको? बोलेंगे ना तुम तो बगैर पढ़े पास हुए, तुमको क्या जॉब मिलेगा। अगर उनको जॉब देंगे भी तो आज के दौर में जिसको अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपये मिलते थे उसको तो 100 रुपये में काम कराएंगे। तो बगैर पढ़े पास हुआ है, देखो तो इतना ही मिलना चाहिए। फिर तब उनको जाके पकड़ना चाहिए जो एग्ज़ाम कैंसिल चीख रहे थे। फिर आगे का इम्पैक्ट नहीं सोच रहे हैं। अभी से वो मीम्स चलने लग गए हैं कि जो अच्छा जो जॉब के लिए जा रहा है, देखा होगा तुम लोग ने, कोरोना बैच, अच्छा कोरोना बैच है, जाओ घर पे बैठो तुमको कौन जॉब देगा। वैसे ही इतनी किल्लत है जॉब की, उसके बाद ये अभी एग्ज़ाम मेरे हिसाब से कैसे भी करके हो जाना चाहिए था, कुछ भी करके एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब देखो क्या होता है, कैसे करते हैं लोग। ठीक, घर बैठे बच्चे पास हो गए, कुछ भी नहीं किए हो, साल भर में कुछ नहीं किए। मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चों ने तो बुक भी नहीं खोली ढंग से, पास हो गए हो। फिर क्या बोलना अभी, चलो जो भी। तो चौथा स्टेप हमारा क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे आपने पढ़ा होगा एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। अब इसको मैं फेंकूंगा तो क्या होगा बताओ, ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकूंगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना चलना चाहिए, 11.2 किलोमीटर। समझे, एक सेकेंड में कितना चल रहे हैं ये, 11.2 किलोमीटर अगर ये चल पाए तो ये क्या करेगा, अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, कि अर्थ की फील्ड से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। समझ आया, ठीक है ना। तो ये एस्केप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आ गया। इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है 10th में, आपको याद नहीं होगा कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, आपके सिलेबस में था। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा हमने ऑब्जर्व कर लिया और इसको फेंकेंगे ऐसा है, हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया, हमने इसको क्या कर लिया, रीजनिंग भी कर ली, और उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अच्छा एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होना चाहिए। समझा, क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 स्टेप्स में चलते हैं साइंस में। सबसे पहला क्या करेंगे, हाँ ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। दूसरा क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कहाँ पर, हमारी लैब में आके। कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है हम मतलब नॉर्मली करते वक्त हम छोड़ दें, जैसे हम लोग क्या करें, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाएँ, नहीं हो सकता है हमारी लैब इतनी इक्विप्ड नहीं है, हो सकता है। आप कहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने कॉलेजेस में, है ना। और मैं जानता हूँ मुमरा के कॉलेजेस का हाल क्या है, जो पता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें रह जाएं, लेकिन स्टेप्स जो है वो यही है, इन्हीं को आपको फॉलो करना है। समझा, क्लियर हो गया। तो ऑब्जर्वेशन करना है, हो सकता है हम एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्व भी कर लें, एक्सपेरिमेंटेशन बाद में करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही स्टेप होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजनिंग करनी है, और उसके बाद लास्ट में क्या करनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। समझे। क्लासरूम में मैं कितने करा पाऊँगा, 3। कौन कौन से, ऑब्जर्व करवाऊँगा, रीजनिंग करवाऊँगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग करवाऊँगा, मतलब डेरिवेशंस करवाऊँगा। समझा, क्लियर हो गया। तो बताओ अब तक क्या क्या समझा। साइंस क्या होता है, बोलो, सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। साइंस की कितनी मेन ब्रांचेस हैं, 3, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और मैथ्स उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो PCMB, शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे, PCMB, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा कि जब क्या करेंगे हम लोग, साइंस पढ़ेंगे तो किसी भी साइंटिस्ट को साइंटिफिक अप्रोच को पता करना होता है, यानी इसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। तो क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तीसरा रीजनिंग करनी है, चौथा मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो इस तरीके से ये 4 स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारी साइंस की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। पूरे 2 साल में ये 4 स्टेप्स काम आएंगे, पूरे 2 साल में। समझ आया, ठीक है। तो याद रखना है, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, कर लिया ना। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। और इंजीनियरिंग और साइंस में क्या डिफरेंस है, समझ आया, क्या डिफरेंस है। इंजीनियरिंग क्या है, ये होता है, और साइंस क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। चलो, ये अपने को समझ आया, ठीक। उसके बाद ये देखो अभी, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती कि यही अल्टीमेट थ्योरी, बस क्या कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होंगे, इसमें चेंजेस होते रहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप लोग
अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग वाला कोई आदमी है तो किसको मानते हैं? आइंस्टाइन, न्यूटन, इनके नाम आते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन के बाद जो सबसे ज़्यादा दिमाग वाला माना जाता है वो है डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन। डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। तो इनकी खुद से इन्होंने एक अलग ब्रांच बनाई है फिज़िक्स की, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े फिजिसिस्ट। तो डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन जो है एक एग्जाम्पल देते हैं। इनकी है ना 3 वॉल्यूम्स में किताब आती है। बच्चों को रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि बच्चे टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे रेफरेंस बुक, है ना। तो बेसिकली इनकी 3 वॉल्यूम में किताब आती है, फीनमैन लेक्चर सीरीज़ करके। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो उन्होंने लेक्चर सीरीज़ में बात बताई है कि ना अगर आप समझना चाहते हैं कि हम साइंस में काम करते कैसे हैं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, चेस का एग्जाम्पल। आपको समझाता हूँ। चेस मुझे खेलना नहीं आता, मुझे लिटरली नहीं आता चेस खेलने। मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पर कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। अब क्या, डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन कहते हैं कि अगर आपको समझना है कि हम कैसे काम करते हैं साइंस में, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि चेस का गेम चल रहा है और उस चेस के गेम के दोनों साइड पे कौन बैठा है? नेचर बैठा है। दोनों साइड पे कौन बैठा है? आमने सामने कौन बैठा है? नेचर बैठा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अलग अलग होते हैं ना, वो हाथी होता है, घोड़ा होता है, रानी होती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके से प्यादा होता है ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? मुझे नहीं पता चेस के बारे में, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। हम यहाँ बुक और पेन लेकर के क्या कर रहे हैं? चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमको चेस खेलना नहीं आता। हमको क्या बोला गया? हमको बोला गया कि तुम क्या करो, इसको ऑब्जर्व करो और क्या करो, इसको समझने की कोशिश करो कि ये बेसिकली कैसे वर्क करता है, कि चलता कैसे गेम। जैसे किसी को अगर बोल दिया जाए कि अच्छा क्या करो, टीवी पे क्रिकेट आ रहा है, उसको देखो और समझने की कोशिश करो कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उसको देखने वाले को क्रिकेट नहीं समझ में आता, उसके रूल्स नहीं पता उसको, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये बैठ करके, ये हम है, ये बैठ करके क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पर जो जो उसको समझ में आएगा कि जो घोड़ा होता है वो कुछ 2.5 कदम चलता है, कोई 4 कदम चलता है, ऐसा कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो उसने क्या नोट कर लिया? उसने नोट कर लिया कि ये जो है, ये एग्जाम्पल के तौर पे उसने देखा कि जब भी ये लोग गेम खेल रहे हैं ना, तो ये हमेशा ऐसे ही सीधा ही चलता है। उसने देख लिया, ठीक। उसके बाद उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो है ना, जो प्यादा है, वो जब चलता है तो ऐसे वो क्रॉस ही चलता है, ठीक। तो उसने ये 2 चीज़ें ऑब्जर्व की और उसने लिख ली अपने बुक में कि घोड़ा हमेशा क्या करता है? सीधा चलता है या नीचे के डायरेक्शन में चलता है या सीधा चलता है। प्यादा क्या करता है? टेढ़ा चलता है। ये उसने नोट डाउन कर लिया। ये रूल सही है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उसको देखो। उसने उसको देखा और उसने उसका क्या कर लिया? रूल को नोट डाउन कर लिया। अब नेचर जो है ये बहुत है ना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, समझे। तो गेम के बीच में कभी क्या करता है? गेम के बीच में ये सीधा ऐसे चल रहा था, वो यहाँ तक कहीं पहुँचा, यहाँ तक कहीं पहुँचा, उसके बाद वो क्या करता है? इसको सीधा चला देता है। बोलेगा अरे इसने तो गलत रूल लिख लिया। इसने क्या रूल लिखा था? प्यादा कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। लेकिन कभी कभी प्यादा क्या करता है? सीधा भी चलता है। तो वो क्या करेगा? पुराने रूल को काटेगा और नया रूल लिखेगा कि प्यादा ज़्यादातर टाइम तो टेढ़ा चलता है, लेकिन कभी कभी सीधा भी चलता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हमारा काम समझ में आ जाएगा। हम भी क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम बुक और पेन लेके बैठे हुए। हम क्या देख रहे हैं? अच्छा बारिश होती है तो रेनबो दिखता है, लिख लिया, समझे। और क्या? अच्छा ऐसे रफ करते हैं तो ये गर्म हो जाता है, लिख लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन आसपास घूमता है, लिख लिया। फिर पता लगा आगे जाके एक्सपेरिमेंट करने के बाद नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हमने वो एटम का रूल काट दिया और फिर नया रूल उसकी जगह पे लिख दिया। समझा? हम भी यही कर रहे हैं साइंस में, चीज़ों को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और उसके बाद क्या करते हैं? हाँ ठीक है, हमको लगता है कि हाँ नेचर का ये रूल बनाया हुआ है। हम रूल ही तो ढूंढते हैं, पैटर्न ही तो ढूंढते हैं। हम देखते हैं अच्छा हाँ नेचर का ये रूल बना हुआ है, फिर हम रूल को क्या करते हैं? बुक में लिख लेते हैं, ठीक। फिर आगे जाके समझ में आता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अच्छा ये रूल सही नहीं है, रूल को काट दो, नए रूल को लिख देते हैं। समझ आया? अब ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस। कोई फाइनल थियरी है ही नहीं उसमें, समझे। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते जाएंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसके अंदर क्या होंगे? चेंजेस आएंगे।
समझ आया, ठीक है ना। चलो तो बेसिकली कौन तोड़ा है, पीछे बैठ जाओ, वायर संभालो। हाँ, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, समझा, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी इसकी। कौन कौन सी बेसिक चीज़ें समझी आपने, बताओ आज। साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे वो क्या है, साइंस है, समझा, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, साइंस की मेजर ब्रांचेस देख ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी यानी PCMB। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद क्या देखा, साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप्स क्या होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं हम लोग साइंस में, बोलो। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। ये क्या कर रहा था बैठ के, ऑब्जर्व ही तो कर रहा था, ये तो हमारा काम है ऑब्जर्व करना, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर उसी ऑब्जर्वेशन का लैब में आके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग, समझे। हम क्लासरूम में कितने करेंगे, 3 करेंगे। कौन कौन सा, ऑब्जर्वेशन हो सकता है मैं आपको प्रोजेक्टर पे दिखा दूं या मैं लाइव करके बताऊं, ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकता है। दूसरा रीजनिंग करेंगे और तीसरा क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, समझा, क्लियर हो गया। चलो तो ये हम लोग का है। इसके बाद आपको मैंने ये क्या बता दिया, कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है, समझ आई बात, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टॉपिक पे चलेंगे हम।